2013 आया जी। वो मुजफ्फरनगर पूरा इसके आग बारे में में धधक। कोई ये बहुत सवालात हो चुके, इसके बारे में कोई सवाल का जवाब। तेरा 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 वह क्या तेरा यार, अमीर आलम जैसे आदमी को अगर आप इसमें शामिल कर दोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बाकी रहने का, फिर तो कोई वफादारी नहीं रहने का, फिर तो आदमी कोई मेरे ख्यालात क्या हैं, मेरी सोच क्या है, कोई कह सकता है? कोई आज ये इस दौर में चंद लोग मिलेंगे जो कह दे कि एक नया पैसा जिंदगी का मेरे घर पे हराम का पहुंचा तो लानते 1000 मुझ पे, है कोई कहने वाला है? तो लगता है ये बहुत गहरी चोट थी जिससे उभरने के लिए एक बहुत बड़ा समय लगेगा अभी। भैया यो एक दिन वो कवाली थोड़ा ही 1.5-2 महीने से शुरू हो रहा था। किसी को रेल में पीट दिया, किसी को सफर में पीट दिया, किसी को बस में पीट दिया, किसी की दाढ़ी फाड़ दी, किसी की टोपी उतार दी। ये तो माहौल बिगाड़ा जा रहा था। मतलब समाजवादी की सरकार रहते हुए समाजवादी की सरकार नहीं थी, मस्जिदें वीरान हो गई, कई हजार लोग पलायन कर गए। ऐसा हुआ? कैराना का पलायन बता मैं? अरे पलायन तो कुटुबा कुटुबी में हुआ, पलायन तो मोहम्मदपुर रायसिंह में हुआ, पलायन तो 1800 वोट थे इसमें क्या नाम अपने लिसाड़ में, एक भी नहीं है। पलायन तो 700 वोट थे, लाख में एक भी नहीं है। बावड़ी में 550 वोट थे, कितने हैं वहाँ? पलायन तो इसे कहें। भी मानते हैं कि एक दो अफसरों के ट्रांसफर के बाद लोग भड़के या फिर कुछ और वजह? मेरे ख्याल में तो नहीं भड़कना चाहिए था। उस दौर में तो यहाँ अब्दुल हमीद थे एसएसपी मुजफ्फरनगर में, इसमें शामली में अब्दुल हमीद थे, उन्हें भी हटाया गया। यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं भड़का इस बात पे। मैं लोकदल में रहा, 85 से मैं उसमें एमएलए बना, फिर उसके बाद 89 में जनता दल सब इकट्ठे हो गए, चौधरी अजीत सिंह भी उसमें शामिल हो गए। तो मैं मीरा मोड़ना जैसे सीट है आज, मैं वहाँ से चुनाव लड़ा तो जीता, फिर वहाँ से मैं वजीर रहा, और फिर उसके बाद 91 में और 93 में कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो 93 में मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था थाना मोहन से, जिसमें मैं दूसरे नंबर पर रहा था 40,000 वोट लेकर। फिर 96 में मैं फिर तीसरी बार समाजवादी से एमएलए रहा, और जिसमें अजीत सिंह जी का भी था वो था, क्या नाम, अलायंस गठबंधन था। चंद लोग बचे हैं हम इस उत्तर प्रदेश में जिसको चौधरी चरण सिंह जी के कलम से सिंबल मिला हो, उसमें शुक्र एक मैं भी हूँ। वीरेंद्र सिंह जी हैं, हरेंद्र मलिक जी हैं, तो 3 ही लोग बचे यहाँ। बाकी तो दूर दूर तक निगाह करें तो आजम खान थे, और साहब शफीकुर रहमान बर्क थे, वो इंतकाल कर गए। किरणपाल जी और किरणपाल प्रोफेसर थे, वो चले गए। भोपाल सिंह थे, वो चले गए। कनक सिंह सरोही थे, वो चले गए। तो एक बात बता सकूँ, और वैसे बताएं 50 बार सफाई भी दे ली मैंने, कभी 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही, कभी किसी होमगार्ड का भी तबादला नहीं के लिए भी नहीं कहा। आप तो एसपीडीएम की और डीएम एसएसपी राम गोपाल यादव जी के कहने से भी नहीं हटते थे। एक आपका स्टेटमेंट था कि मस्जिद की जमीन पर दुकान बने तो इबादत का हक भी मिट जाता है। मैंने कब नहीं, देखिए मस्जिद की ज़मीन पे तो अगर किसी ने मस्जिद के लिए अलाट की है, और वहाँ दुकान बनाए तो बिल्कुल मना है। आपने देखिए कोई आदमी किस नियत के साथ, देने वाले की नियत क्या है? देने वाले की नियत यह है कि सिर्फ हम इसको मस्जिद को और इबादत के लिए दे रहे हैं। आप वहाँ आमदनी के जराए बनाएंगे तो उसके लिए मनाए होंगी। मस्जिद 2 ही जगह काम वो है जायज़, एक तो अपनी खुद दाद इलाही ज़मीन दो, या आप बेनामी की खरीद के सही ज़मीन खरीद के आप वहाँ मस्जिद बनाओ। मस्जिद वहाँ अगर कोई पंचायत की जगह में, ग्राम समाज की जगह में मस्जिद बनाता है, वो तो वहाँ नमाज नहीं होती, वो मानी भी नहीं जाती है जी, नमाज नहीं होती। बस सबसे बड़ी बात यह है, वो गलत है। जो मैं नहीं, बल्कि मैंने उलमाउद्दीन से बात की है, उन्होंने बताया कि वहाँ नमाज नहीं होती, गलत है। तो मीन्स जहाँ भी अगर किसी ऐसी जगह पे, हाँ, जहाँ भी कहीं ग्राम समाज पे या कब्जाई हुई जगह पे मस्जिद बनाओगे तो वहाँ नमाज नहीं होगी। अगर है तो छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली तो चलवाई थी जी, मुलायम सिंह ने जी गोली चलवाई तो थी। संविधान में गोली तो हमेशा चलती आई भाई। गोली का मैंने आपको अभी बताया, अलीगढ़ बताया आपको, मैंने मेरठ बताया आपको, मैंने सूरत बताया आपको, आसाम बताया। ये दौर तो 2005-7 तक भी रहा, थप्पे वाला दौर 10 तक भी रहा ये दौर। जी।
वो तो था ही साहब, जिसका जहाँ जोर था वो ही कर लेता था। मैंने पहली जिसका बार जहाँ जब जोर वोट था तो डाला, शेषन साहब आए, हम्म, उन्होंने ये तब्दील किया, ये सरकार ने नहीं किया। हम्म, बस शेषन जब वो बन के आए इलेक्शन कमिश्नर, हम्म, उन्होंने ये चेंज किया। थप्पेबाजी नहीं होगी किसी कीमत पे भी। उन्होंने ऑब्जर्वर भेजने शुरू करे। मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली तो चलवाई थी, जी मुलायम सिंह ने जी जी। गोली वो चलवाई तो थी कार सेवकों पे। संविधान में गोली तो हमेशा चलती आई भाई। गोली का मैंने आपको अभी बताया, अलीगढ़ बताया आपको, मैंने मेरठ बताया आपको, मैंने सूरत बताया आपको, आसाम बताया। लोकदल से आप शुरू हुए, फिर लोकदल में आप आखिरी के समय में रहे, फिर वहां से भी बदल दिया आपने। क्यों बदल दिया पता? आपको तो पता होगा। बता दीजिए आप। नहीं, मैं क्यों बता दूं, आपको पता है, आप साथ रहे हो उस जमाने में, आपने बहुत लोगों को इंटरव्यू लिए हैं, आपको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि 7 साल हमसे खिदमत कराई और बेटे को हमारे शून्य पे छोड़ दिया। दबे कुचले से मतलब आपका समझा नहीं मैं। ना आप समझने के आप समझने के नहीं, आप खोल के मतलब तय करके आए कि खोल के बात करूं। नहीं, वो नहीं मैं बताऊंगा। दबे कुचले सब जानते हैं आप कौन कौन हो दबे कुचले, आप नहीं है उसमें। आप भी डरे? नहीं, हम तो बहुत कमजोर लोग हैं, हम तो आपसे ही डरे हैं, उससे तो सरकार है वो तो। नहीं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, नहीं। हम तो आपसे ही डरे हैं, वो तो सरकार है। किस हम तो बात का बहुत डर लग रहा है? कमजोर बहुत है ना हम लोग। मुसलमान है इसलिए? हाँ और हिंदू वोट पाकर सांसद बनी, केवल बिल्कुल। मुसलमान से नहीं बन सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं किसी पहले ही कह रहा था आपसे, किसी भी कंडीशन में नहीं बन बन सकती थी। सकती थी। और उनका एक वीडियो अब वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे मुल्ली कहा, मुझे आतंकवादी कहा, और वो रो दी। जी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर हमने एक सेगमेंट निकाला है जिसका नाम है चौपाल। चौपाल में हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ पॉलिटिकल इंटरव्यू और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात करते हैं। और वो जनता की आवाज़ नेताओं से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं। वो कुछ ऐसे नेता जिनका राजनीतिक अनुभव बहुत बढ़िया रहा हो, उनके समय में कैसी चीज़ें रही, वो दौर कैसा रहा, आज की पीढ़ी के लिए भी वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, तो वो भी हम बातचीत करते हैं। और उसी क्रम में आज मेरे साथ हैं आमिर आलम जी। आमिर आलम का राजनीतिक करियर बहुत बड़ा करियर रहा है और उनके जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव रहे, किस तरह की चीज़ें रही, वही जानने के लिए मैं यहाँ पर आज पहुँचा हूँ और उनसे ही मैं बातचीत भी करूँगा। आमिर आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। बहरहाल मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि शोहरत आप ही लोगों के माध्यम से मिलती है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो आपके जो यूट्यूब है उस पर शायद मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका, बिल्कुल। और फिर आज आप तशरीफ लाए। आप जो सवाल करेंगे उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आमिर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ था? देखिए साहब, हमारा जो घर है वो नॉन पॉलिटिकल रहा। हमारे घर में कभी पॉलिटिक्स का कोई कहीं से कहीं तक भी जिक्र नहीं था। हमारे फादर ऑनररी स्पेशल मजिस्ट्रेट रहे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे फादर ने इस थाना भवन विधानसभा में जिसको लेके खड़े हुए वो यहाँ से इलेक्शन जीते, चाहे वो सन 1957 में गयूरुल्लाह खां को लेके खड़े हों, चाहे वो 1962 में ठाकुर रामचंद्र जी को लेके खड़े हों, चाहे वो सन 67 में मेंबर पार्लियामेंट में खां साहब गयूरुल्लाह खां के साथ रहे हों, फिर सन 69 में राफे खां के साथ रहे हों। तो उनका इलाके में एक वजूद था। लोग हमारे फादर की बड़ी इज्जत करते थे। जब वो ऑनररी स्पेशल मजिस्ट्रेट थे तो इस इलाके में लोगों में बड़ी इज्जत थी उनकी, और उनके फैसलों के सब कायल थे। तो इसलिए वो जिसके साथ खड़े होते थे तो इतना वोट
वो दिला देते हैं जिससे जीत दर्ज हो जाती है। आसानी से जीत मिल जाए। फिर आपको कब लगा कि सन 1984 में 80 से लेकर 85 तक यहाँ सोमांश प्रकाश जी एमएलए थे। सोमांश जी बहरहाल एक अच्छे घर के ताल्लुक़ रखते थे, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका यहाँ थोड़ा बट नेचुरल है, जब आदमी रह लेता है तो विरोध शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो उनका विरोध शुरू हो गया, तो यहाँ के लोगों को एहसास हुआ कि यहाँ सोमांश जी को कौन सा ऐसा घर है जो शिकस्त दे सकता है। कुदरत का करम था कि हमारे घर पे निगाह पहुंची, लोग इकट्ठे होकर आए। हमारे चौधरी साहिबान, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। उन्होंने कहा भाई सोमांश जी को सामने आपको चुनाव लड़ना है राष्ट्र इससे लोकदल से। चौधरी चरण सिंह जी हयात थे उस वक्त में। तो मैंने कहा जी हमारा तो कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है नहीं, हम लोग तो पॉलिटिकल है नहीं। कहने लगे पॉलिटिकल तो हम बना देंगे, बस हाँ भर दो। खैर वो 2-3 बार बेचारे आए, उनका एहसान है, और उन्होंने हमें तैयार कर लिया और ख़ुद बेचारे सन 85 में टिकट ले आए। और एक एक चौधरी साहिबान ने सड़कों पे आके काम किया, मेहनत की अपने ट्रैक्टर से, अपने साधन से, और विजयश्री हासिल हुई 1985 में। 1985 में पहली बार आप पहली बार। हमें चंद लोग बचे हैं हम इस उत्तर प्रदेश में जिसको चौधरी चरण सिंह जी के कलम से सिंबल मिला हो। उसमें शुक्र एक मैं भी हूँ। वीरेंद्र सिंह जी हैं, हरेंद्र मलिक जी हैं, तो 3 ही लोग बचे यहाँ। बाकी तो दूर दूर तक निगाह करें तो आजम खान थे, और साहब शफीकुर रहमान बर्ग थे, वो इंतकाल कर गए। किरणपाल जी और किरणपाल प्रोफेसर थे, वो चले गए। भोपाल सिंह थे, वो चले गए। कनक सिंह सरोही थे, वो चले गए। लक्ष्मी नारायण भी थे, लेकिन वो अब बीजेपी में है। सरदार सिंह जी थे मथुरा के, वो मुझे मालूम नहीं अभी उनके बेचारों का क्या, खुदा करे वो जिंदा हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं उनके बारे में। और ऐसे ही हमारे बदन सिंह थे आगरा से, और साहब एक और थे चौधरी साहब, क्या नाम था उनका मैं भूल गया। तो वो सब लोग, हम अपना सखावत हुसैन थे यहाँ से मुरादनगर से, और साहब वहीद कुरैशी थे सरदना से, सब चले गए। चंद लोग बचे। चौधरी चरण सिंह जी का कैसा? चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत तो इस हिंदुस्तान में ना पैदा हुई ना होने की। वो तो ज़मीन के आदमी थे, और ज़मीन के आदमी भी उन्होंने शायद कुर्सी पे भी ना बैठे हो, ज़मीन पे बैठते थे, बकरी का दूध पीते थे। और बस ये क्या कहा जाए कि सब पे कहीं ना कहीं एलिगेशन लगे, लेकिन उन पे कोई एलिगेशन ना चरित्र का, ना पैसे का, और ना सांप्रदायिकता का। कोई एलिगेशन चौधरी चरण सिंह जी पे कभी कोई लगा नहीं पाया। आपने तो तीनों लोकदल देखी, चौधरी चरण सिंह जी के टाइम जी की मैंने भी तीनों देखी। अजीत सिंह मैंने की भी चौधरी देखी, चरण सिंह का भी टाइम देखा, मैंने और चौधरी जयंत अजीत सिंह चौधरी का का भी भी। टाइम देखा, मैंने चौधरी जैन जी का भी टाइम देखा। क्या बदलता चला गया लोकदल में? बस वो बदले नहीं, बल्कि हालात के साथ उन लोगों ने अपने आप को ढाल लिया। जैसे बस जैसे जो हालात बनते चले गए उसके साथ वो ढलते चले गए। हालात आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि लोगों की क्या मंशा है। आजकल नेता जो है वो आज हालात ये हैं कि नेता के पीछे लोग नहीं है, लोगों के पीछे नेता है। तो वही वो जो चौधरी अजीत सिंह जी ने किया, वही जैन जी ने, कि उनका समाज, उनका वोटर क्या चाह रहा, वही उन्होंने फैसले लिए। चौधरी चरण सिंह के ज़माने में वो होता था, जो वो फैसला लेते थे जनता उसे ही मानती थी। उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा थी एक तरह से। सारा उनका तो ये समझिए कि आप आंध्रा, वो क्या नाम है आपका जो है बिहार, और साहब आपका हरियाणा, राजस्थान, यूपी, और साहब आपका जहाँ के बिजू पटनायक हैं, उड़ीसा, वो सब उनके उसमें थे। उड़ीसा में पूछते थे लोग उन्हें, चौधरी साहब को। जो किसान थे वो तो बहुत मानते थे उन्हें, और किसानों की जो भी बिरादरी होती थी, चाहे वो कुर्मी हो, यादव हो, और साहब आपके कश्यप हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, निषाद हो, मुसलमान हो, वो सब चौधरी चरण सिंह को बहुत बड़े किसान नेता मानते थे। और आज मैं मानता हूँ कि किसानों को जो दिशा दी है
वो चौधरी चरण सिंह जी ने दी है। उन्होंने समझिए कि आपके चकबंदी विभाग उन्होंने बनाया हुआ है, आपका एक है भूमि संरक्षण विभाग, लोगों की ज़मीन उबड़ खाबड़ थी उसे सही कराने के लिए, लेवलिंग कराने के लिए वो ही लाए। चकबंदी आप देखिए कि किसी का एक खेत वहाँ है, एक खेत वहाँ है, एक खेत वहाँ है, उसको इकट्ठे करने का काम, वो चकबंदी उसे ही कहा गया, चक एक जगह बंद हो जाए, वो भी चौधरी चरण सिंह की देन है। ये बहुत बड़ी बात थी। पटवारी को लेखपाल बनाना भी चौधरी चरण सिंह का काम है। तो चौधरी चरण सिंह की तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और मैं उन्हें जो भारत रत्न दिया गया है वाकई उसके मुस्तहिक थे। लेकिन ऐसा नहीं लगा आपको बहुत लेट दिया गया, जो बस पहले एक कर वक्त दिया होता है जाना साहब, चाहिए? हर चीज का वक्त यही अभी आया था तो उनको अब दिया गया। और एक भारत रत्न की वजह से ही जयंत चौधरी ने फिर कहा कि इतना सम्मान जिस पार्टी ने दिया तो मेरे पास क्या बचा था, मेरी मजबूरी थी फिर उनके साथ जाना। चलिए वो तो मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता, इस बारे में तो चौधरी जयंत जी ने ही अपने हिसाब से जो भी जवाब दिया होगा उन्होंने अच्छा ही दिया होगा। लेकिन यह है कि चौधरी चरण सिंह इसके हकदार थे, और भी बहुत लोग हकदार हैं, लेकिन उन्हें अभी नहीं दिया जा रहा। फिर आपने लोकदल के बाद फिर? मैं लोकदल में रहा, 85 से मैं उसमें एमएलए बना, फिर उसके बाद 89 में जनता दल सब इकट्ठे हो गए, चौधरी अजीत सिंह भी उसमें शामिल हो गए, तो मैं मीरा मोड़ना जैसे सीट है आज, मैं वहाँ से चुनाव लड़ा तो जीता, फिर वहाँ से मैं वजीर रहा, और फिर उसके बाद 91 में और 93 में कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो 93 में मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था थाना मोहन से, जिसमें मैं दूसरे नंबर पर रहा था 40,000 वोट लेकर। फिर 96 में मैं फिर तीसरी बार समाजवादी से एमएलए रहा, और जिसमें अजीत सिंह जी का भी पहले था वो था क्या नाम, अलायंस गठबंधन, आज गठबंधन था। उसके बाद 99 में फिर लोकदल से एमपी का चुनाव लड़ा, और मैं कैराना से मैं और चौधरी अजीत सिंह दो ही लोग जीत पाए थे। उसके बाद फिर मैं समाजवादी से राज्यसभा का सदस्य रहा हूँ 2006 से 2010 तक। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ 4.5 साल, यूपी वक्फ बोर्ड का। आपकी और मुनव्वर हसन की बनती नहीं थी? ये बहुत बनती थी, पहले नहीं बनती थी, बाद में नहीं हमने तो आज तक किसी से बिगाड़ किया ही नहीं। हमारे सबसे, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे कोई हो, दूर से देखते कि हमारे गप्पे भरते हैं। नहीं, आप अगर पूर्व मेरी असल में मेरी सियासत करने का तरीका ही और है। मैं सियासत अपनी पार्टी की फायदे बताता हूँ, मेरी पार्टी वोट दोगे तो ये फायदा होगा, मेरी पार्टी की ये अच्छाई है, मेरे अंदर क्या जो बुराई है मैं वो भी बता देता हूँ, मेरे अंदर जो अच्छाई वो भी लोगों के सामने रख देता हूँ। तो मैं तो वोट इस पे मांगता हूँ, नहीं कि किसी की बुराई करके। लेकिन कुछ लोगों का मानना है आप अगर पूर्व थे तो मुनव्वर हसन पश्चिम थे, वो दूसरी तरह की राजनीति करते थे, आप दूसरी तरह की राजनीति करते थे। देखिए, हर आदमी के 5 उंगली बराबर नहीं होती, हर आदमी इंसान के अंदर ऊपर वाले ने जो है आँख अलहदा दी, नाक अलहदा दिए, हाथ अलहदा दिए, पैर अलहदा दिए, पैर की उंगली, बालों के कट, सबको अलग वो दिया है। तो ऐसे इंसान सब एक से तो नहीं हो सकते, उनका तरीके और थे, मेरे तरीके और हैं। आप उनके तरीकों से भी सहमत नहीं रहते थे? नहीं, मैं तो किसी के तरीकों की बुराई भी नहीं मैंने कभी भी की होगी। लेकिन सहमत भी नहीं थे? मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं असहमत हूँ। कई ऐसे सोर्स बताते हैं ऑफ कैमरा, अगर उनसे बात करें तो बताते हैं कि आप उनकी राजनीति करने के जो तरीके थे, उनके भाषण देने के तरीके, उनका वो जो स्टेज से जिस तरह से देखिए साहब, उनके क्या भाषण के तरीके थे, क्या नहीं थे, बहरहाल वो बेचारे हमारे बीच में से चले गए, थोड़ी उम्र में चले गए मुनव्वर हसन। हालांकि मुझसे वो 7 साल छोटे थे, अभी उन्हें दुनिया में खिदमत करने थे। असल में वो जब 96 में एमपी हो गए समाजवादी से, तो पहले एमपी लोग कभी गांव नहीं जाया करते थे, शहर नहीं जाया करते थे, किसी के दरवाजे पे नहीं जाया करते थे, पार्लियामेंट में गए, आ गए, अपने घर पे लोगों से मिले, कभी कहीं शादी ब्याह में ज़रूरत हुई तो चले गए। वो मुनव्वर हसन ने एक शुरुआत तो यहाँ की, उसने हर जगह जाना शुरू किया, जिससे मुनव्वर हसन को शोहरत मिली, और उस शोहरत का नतीजा ये हुआ कि मुनव्वर हसन की पहल पर हिंदुस्तान का हर पार्लियामेंट मेंबर क्षेत्रों में जाने लगा। ये उनकी की हुई शुरुआत थी, मुनव्वर हसन की दी हुई है ये चीज़। पहले हमने नहीं देखा एमपी को क्षेत्रों में जाते, उससे पहले सब अपना मजे मारते थे। मुनव्वर हसन ने मजबूर करा क्षेत्र में जाना पड़ेगा।
फिर आप राज्यसभा के सांसद रहे, जी जी। वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन रहे। जब आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे तो 99 से 2004 तक मैं यूपी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा। हाँ, तो उस समय क्या स्थिति थी वक्फ बोर्ड की, किस तरह से काम करता था? देखिए, वक्फ बोर्ड यहाँ उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर ये भी नहीं था जब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था या जब मिनिस्टर रहा, हाँ। जब तक उत्तराखंड नहीं बना था। हम्म, तो मेरा 1,26,000 वक्फ थे, हम्म, 1,26,000। हम्म, तो 1,26,000 वक्फ की मैं जिम्मेदारी लिए हुए था हम्म, और बहरहाल कोशिश करता था कि ईमानदारी से, दयानतदारी से जिस काम में, जिस शोबे में हम आगे बैठे उसकी खिदमत करें। तो मैंने 4.5 साल तक खिदमत की, लोगों को लूटने से बचाया, लोगों को रिश्वत देने से बचाया। बहरहाल ये मेरी कोशिश रही और ये मेरी कोशिश जब भी मैं होता हूँ तो मुझे मजबूर करती है कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ कम से कम मैं भ्रष्टाचार को रोक सकूँ। तो भ्रष्टाचार आपके टाइम में नहीं हो पाया? होता ही नहीं, मेरे टाइम में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद दूसरे ख्याल का आदमी हूँ, तो कैसे दूसरे को लूटने दूंगा? मैं नहीं लूटता तो दूसरों को कैसे लूटने दूंगा? आपके टाइम में पुरानी मस्जिदों और कब्रिस्तानों के जो दस्तावेज थे वो भी दुरुस्त करवाए गए काफ़ी हद तक। नहीं तो ये देखिए, ये सारे दुरुस्त हैं। कुछ पता नहीं कौन सी चीज़ है कि वक्फ पे जो ला रहे हैं नया कानून, वक्फ तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियों को वक्फ कर दिया कि उन्हें वक्फ दो होते हैं, एक वक्फ अलल खैर, एक वक्फ अलल औलाद। अलल खैर वो होता है जो वक्फ की पूरी तरीके से सुपुर्दगी में दे दिया जावे कि भाई आप दो, आप देखो जो भी हो, इसका जैसे भी करना है आपको करना है। एक होता है वक्फ अलल औलाद, उसमें ये होता है कि भाई उस किसी को ये एहसास हो कि मेरी औलाद इसे ज़मीन को बेच ना दे, ख़त्म ना कर दे, खुर्द बुर्द ना कर दे, लिहाजा हम वक्फ बोर्ड के सपुर्द कर दें और वक्फ बोर्ड इसको अपने उसमें निज़ाम से चलाए और उसकी आमदनी कह देते हैं कि इसकी आमदनी का 90% जो भी हमारा वारिसैन होंगे उनको आप देते रहिए। एक ये होता है वक्फ अलल औलाद। एक आपका स्टेटमेंट था कि मस्जिद की ज़मीन पर दुकान बने तो इबादत का हक भी मिट जाता है। मैंने कहा नहीं, देखिए, मस्जिद की ज़मीन पे तो अगर किसी ने मस्जिद के लिए अलाट की है और वहाँ दुकान बनाए तो बिल्कुल मना है। आपने देखिए, कोई आदमी किस नियत के साथ, देने वाले की नियत क्या है? देने वाले की नियत यह है कि सिर्फ हम इसको मस्जिद को और इबादत के लिए दे रहे। आप वहाँ आमदनी के जराए बनाएंगे तो उसके लिए मनाए होंगे। मस्जिद दो ही जगह काम वो है जायज़, एक तो अपनी खुद दाद दिलाई ज़मीन दो, या आप बेनामी की खरीद के, सही ज़मीन खरीद के आप वहाँ मस्जिद बनाओ। मस्जिद वहाँ अगर कोई पंचायत की जगह में, ग्राम समाज की जगह में मस्जिद बनाता है, वो तो वहाँ नमाज नहीं होती, वो मानी भी नहीं जाती है जी, नमाज नहीं होती। बस सबसे बड़ी बात यह है, वो गलत है। जो मैं नहीं, बल्कि मैंने उलमाउद्दीन से बात की है, उन्होंने बताया कि वहाँ नमाज नहीं होती, गलत है। तो मीन्स जहाँ भी अगर किसी ऐसी जगह पे, हाँ, जहाँ भी कहीं ग्राम समाज पे या कब्जाई हुई जगह पे मस्जिद बनाओगे तो वहाँ नमाज नहीं होगी। अगर है तो छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। सिर्फ मस्जिद दो ही जगह बन सकती है, या तो आपकी अपनी खरीदी भी हो या आपकी दादिलाई ज़मीन आप उसे वक्फ कर रहे हो, वहाँ मस्जिद। लेकिन आजकल जो बुलडोजर वाला सिस्टम चल रहा है, वो डॉक्यूमेंट आते हैं, फिर पता लगता है कि किसी ग्राम सभा की ज़मीन पे है, पंचायत की है, या फिर अलग अलग कहीं है। देखिए साहब, बुलडोज़र के बारे में तो बहरहाल हमें भी 40 साल हो गए राजनीति करते हुए। कानून अपना काम करे, संवैधानिक तरीके से अगर कोई काम होता है उसमें कोई बुराई नहीं है। असंवैधानिक कोई भी काम होगा उसको बाज़ाहिर एतराज़ होगा। बिल्कुल। आपकी समय की राजनीति थी जो 80 से लेकर 2010-12 तक के बीच की, उस समय किस तरह का लोगों में आपस का माहौल रहता था? कितना लोग ये माहौल देखते थे तो ये आमिर समझ आलम लीजिए मुस्लिम है, ये कि हिंदू है। आपस में मोहब्बतें बहुत ज़बरदस्त थी। अगर मेरा जब उस वक्त कोई भाषण रिकॉर्ड नहीं होते थे, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि दुनिया के खित्ते में अगर मुसलमान के लिए सबसे अच्छी जगह रहने की है तो हिंदुस्तान है। ये मैं एक बार नहीं, कम से कम 100 बार कहा होगा। हकीकतन हमारे लिए हिंदुस्तान से बेहतर कुछ नहीं है। हमें तकलीफ जब होती है कि जब ये कहा जा चले जाओ पाकिस्तान, गद्दार,
या कोई ऐसे अल्फाजों से अगर नवाजा जाता है फिर तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब शायद मैं तो नहीं पैदा हुआ था सन 47 में, लेकिन मेरे बड़े बाबा अजदाद तो थे, तो मेरे बाबा अजदाद तो जा सकते थे ना पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने, हम अपने वतन में रहेंगे, हम इसी मिट्टी में खेले हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे, ये सोच के साथ हमारे बाबा अजदाद यहाँ दफन है। हमारे यहाँ, हमें वहाँ नरेश कुमार नहीं मिलेंगे, हमें वहाँ सतीश कुमार नहीं मिलेंगे, हमें वहाँ जाने के बाद हरभजन सिंह नहीं मिलेंगे। तो इस सोच के साथ कि हमारा जो आपस में जो रिश्ते हैं, आपस में जो भाईचारा है, आपस में जो दोस्ती और ताल्लुक़ है, हम एक नीम की साया में बैठ के आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई रामचंद्र जी, कल को आपकी भतीजी खतीजा का रिश्ता आ रहा, पहले लड़कों को देख लेना और तुम अगर पसंद करोगे तो हाँ होगी, नहीं तो नहीं। ये था माहौल। लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान जब मांगा तो मुसलमानों ने ही मांगा। नहीं, मुसलमानों ने मांगा होगा तो मुसलमान सारे थोड़ा ही थे, जो रुकने वाले वो तो नहीं थे उसको मांगने। जिनको मांगा वो चले गए, जिन्होंने नहीं मांगा वो रुक गए। तो कहीं ना कहीं बड़ों की गलती रही होंगी। अब बड़ों के बारे में हम क्या कह सके, क्योंकि जो गए यहाँ से वो भी हम और आपके बीच से ही कुछ लोग गए। हम गए हैं, बहरहाल जिन्होंने मांगा है, बहरहाल मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने तो बतेरा रोका मुसलमानों को, रुके। महात्मा गांधी ने रोका, सत्याग्रह की वो क्या उन्होंने जो है अनशन किया कि मुसलमानों हिंदुस्तान छोड़ के मत जाओ। तो बहरहाल जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था वो रुके। आपके समय में कुछ ऐसा भी हुआ था कि वक्फ की संपत्तियां लीज पे दी गई थी? मेरे समय में कोई संपत्ति तो लीज पे तो कोई सवाल ही नहीं, कोई दी नहीं गई। लीज तो हम, मेरे ख्याल में नया कानून बन चुका था, अब तो लीज पे देने का राइट ही नहीं रहा था। अब तो कोई संपत्ति लीज पे नहीं दी जाती थी। कोई एक ऐसा सुधार आपको याद आता है कि ये बहुत बढ़िया सुधार हुआ था वक्त में, उस टाइम जब मेरा समय था तो हमने? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई सुधार कर पाया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि लोगों को लूटने से बचवाया। कैसे लूटते थे लोग? जैसा एक मुतवल्ली है और उस पर जायदाद ऐसी है, इसमें किराएदारी है या आमदनी के ज़राए हैं, तो उसमें दूसरे आदमी उसकी शिकायत करके खुद उसके मुतवल्ली बनना चाहते थे, तो वहाँ फिर वो पैसे खर्च करते थे वक्फ बोर्ड में। वो मैंने नहीं होने दिया। कैसे मुतवल्ली कैसे बनता है, मतलब थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करके आप समझें। देखिए, मुतवल्ली कहते हैं एक किस्म से, आप मान लीजिए किसी संस्था का अध्यक्ष। हाँ। तो जैसा मस्जिद का मुतवल्ली है, किसी कब्रिस्तान का मुतवल्ली है, या किसी भी वक्फ के, उसको जो है मुतवल्ली कहा जाता है। तो वो मुतवल्ली बनने के लिए अपने जोर आजमाइश करता था, यानी यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक लड़ता था, साहब ये चोर हैं, उचक्के हैं जो बैठे हैं, अच्छा, इन्हें हटाओ। फिर वो वक्फ बोर्ड को भेज देते थे, वक्फ बोर्ड उसमें जांच कराता था, जांच में अगर वो सही पाए जाते तो उन्हें रखता था, और अगर गलत पाए जाते तो उन्हें हटाया जाता था। फिर जब वो हटाए जाते तो फिर रुकने के लिए वो पैसे खर्च करना चाहते थे, तो जाहिर है उसमें भी कहीं ना कहीं उनका इन्फॉर्मेशन होगा। वो चाहते होंगे मैं वक्फ बोर्ड का उसमें बना रहा हूँ मुतवल्ली, तो अब आदमी कोई मुतवल्ली बना रहना चाहते हो तो जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा। फिर 2013 आया जी, मुजफ्फरनगर पूरा, इसके बारे में कोई बहुत सवालात हो चुके हैं, इसके बारे में कोई सवाल का जवाब, अब इसका सवाल ऐसे ही जानना ना, कोई सवाल ना करे, बहुत जवाब दे चुका मैं, इसके बारे में कोई मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि जस्टिस साहे की रिपोर्ट आई जी, आप पर आरोप लगे, जस्टिस साहे की रिपोर्ट में हूँ मैं कहीं, और आपका नाम, मैं वहीं जा रहा हूँ कि जस्टिस, पहले उससे पहले आप पर आरोप लगे, आपके आरोप क्या है मेरे पे? परिवार पर आरोप लगे। क्या आरोप है? जो डीएम और एसपी थे जी, उनका जो ट्रांसफर हुआ था वो पॉलिटिकल प्रेशर में हुआ था। चलो, तो उसमें सांप्रदायिक झगड़े में मैं कहाँ इन्वॉल्व हो गया? उससे जो जनता है वो भड़क गई। अच्छा, कलेक्टर एसपी के तबादलों से भड़क जाएगी यहाँ की जनता? नहीं, ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्हें सोचना चाहिए कि कलेक्टर एसपी किसी के रिश्तेदार थोड़े होते हैं कि ऐसा हुआ था। यहाँ के खिदमतगार हैं, नौकर हैं, वो आए अपना खिदमत करी चले गए। नहीं, उनकी जो टाइमिंग बताते हैं, जो ट्रांसफर की टाइमिंग थी जी, वो ऐसी टाइमिंग थी जिससे लोग भैया, मैं तो एक बात बता सकूँ, और वैसे 50 बार सफाई भी दे ली, मैंने कभी
5 साल अखिलेश जी की सरकार रही, कभी किसी होमगार्ड का भी तबादला नहीं के लिए भी नहीं कहा। आप तो एसपीडीएम की और डीएम एसएसपी राम गोपाल यादव जी के कहने से भी नहीं हटते थे। डीएम एसएसपी शिवपाल जी के कहने से भी नहीं हटते थे। साफ लफ्जों में, चाहे मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हो, ये साफ लफ्जों में सबको कह दिया जाता है आईएएस आईपीएस को कोई, वो मेरी मर्जी है, मैं कब उसे हटाऊंगा और कब तक रखूंगा। आप उन्हें ये बताइए हमें कि वो काम ना कर रहे हो, कोई जायज़ काम आपका रुक रहा हो, तो हम उनसे कहेंगे, बाकी हटाऊंगा नहीं आपके कहने से। किसी के कहने से कोई किसी के कहने से कोई नहीं हटता था डीएमएसपी। लेकिन आप भी मानते हैं कि एक 2 अफसरों के ट्रांसफर के बाद लोग भड़के या फिर कुछ और वजह? मेरे ख्याल में तो नहीं भड़कना चाहिए था। उस दौर में तो यहाँ अब्दुल हमीद थे एसएसपी मुजफ्फरनगर में, इसमें शामली में अब्दुल हमीद थे, उन्हें भी हटाया गया। यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं भड़का इस बात पे। अरे अधिकारी हैं, आज यहाँ है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, इसमें क्या दिक्कत है? और अधिकारी को भी सोचना चाहिए कि हमें यहाँ की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज हमें जहाँ सरकार हमें कह रही काम करूँगा, काम करना चाहिए। इसमें कहाँ किसी का वो हो गया। लेकिन आरोप रहा कि जांच धीमी हो गई। जो जांच पुराने अधिकारी कर सकते थे वो नए आए, फिर उनको अधिकारी थोड़ा ही जांच कर रहे थे। हाँ, कोई तो अधिकारियों को तो कोई जांच का वो होता ही नहीं, तो दरोगा करता है, और दरोगा सब यहीं तैनात थे। डीएम एसएसपी को क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, ये हम आज तक नहीं सोच पाए। लेकिन आपका कोई हाथ नहीं था उसमें? कह तो दिया, मेरा हाथ से बना तो होमगार्ड कभी नहीं कभी सिफारिश करी, कलेक्टर एसपी तो दूसरी बात है। लेकिन आप मानते हैं 2013 होना पूरे पश्चिम यूपी और पूरे यूपी के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए हुआ, पूरे हिंदुस्तान में फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को इसका। सरकार बनी। लेकिन विफलता तो समाजवादी की थी। उनकी सरकार रहते इतना बड़ा दंगा नहीं होना चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। सरकार बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी से आज तक भी पीछे हटा जाता समाजवादी में। आज तक भी कभी कोई सामने आके नहीं कहता चलिए आपने मानी कि हाँ जिम्मेदारी थी समाजवादी। जिम्मेदारी तो बनती है, जिसकी सरकार होती है, जिसका इलाका होता है, वो इलाका अगर एक एसओ का है तो उसकी जिम्मेदारी है, अगर एक सीओ का सर्किल है तो उसकी जिम्मेदारी है, एक एडिशनल एसपी का सर्किल है तो उसकी जिम्मेदारी है, एसपी की जिम्मेदारी है, डीआईजी आईजी जिसका भी वो सर्किल बैठता है, जिम्मेदारी तो उससे तो नहीं बच सकते। जिम्मेदारी तो होती है। अब संजीव बालियान ने कवाल के उन्हीं 2 लड़के सचिन और गौरव जी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उनके लिए प्रतिमा बनाई जाए। तो बनाए, कौन मना कर रहा? बनानी चाहिए। नहीं, वो बना रहे हैं, मैं क्या इसमें कह सकता हूँ। मेरे यहाँ तो प्रतिमा की पूजा है नहीं, मेरे यहाँ तो मूर्ति पूजा नहीं है, तो मैं कैसे कह दूंगा वो बनाए ना बनाए, तो उनको अपना सोचना। उनका कहना है कि जिन्होंने अपनी बहन की रक्षा करने, वो कहाँ है? अब कहाँ है बहन का बयान? कहाँ कहीं जिक्र है किसी केस में? किसी विष्णु सहाय है, उन्होंने कहीं जिक्र किया? उनके पिताजी के कोर्ट में बयान है लड़कों के, उन्होंने कहा हमारी लड़की को छेड़ा, इस वजह से ये हुआ। ये तो लोगों की भावनाओं को उठाया जा, ये कह के लड़की का नाम लेके तो भावनाएं भड़काई जा, लोगों की भावना तो वहाँ भड़काई जा रही है, यहाँ थोड़ा ही भड़काई जा रही है। हमें क्या फ़ायदा है हिंदू मुस्लिम कराने से? क्या मुसलमान के वोट से कोई मुसलमान जीत सकता है बगैर हिंदुओं के? और जितने बीजेपी के हैं बगैर एक मुसलमान के जीत जाते हैं। फ़ायदा उन्हें है क्या हमें झगड़े का? जिन्होंने झगड़े कराए हैं वो तो मिनिस्टर बने। किसने कराए हैं? जिसने भी कराए, मैं आप खुद यार मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं आपसे सवाल कर लूं किसने कराए, वो आप बता दो। नहीं, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने कराए बता दिए जो यहाँ थे वो सब मिनिस्टर और एमएलए बने। नहीं, नाम लेने में तो कोई नहीं, मैं किसी का नाम लूं? मैं तो नाम लिया नहीं करता ना किसी का, मैंने कभी नाम लिया ही नहीं आज तक, कभी स्टेज से नहीं कह सकता आप। मैं किसी की बुराई में विश्वास नहीं रखता, मैं इंसान के अंदर बुराई नहीं ढूंढता, उसकी अच्छाई ढूंढता हूँ। लेकिन कोई सच चीज है और आपको पता है तो वो तो बता ही सकते हैं ना। मैं आपको वो तो पता है, वो तो सबको अंडरस्टूड है, उसमें जरूरत नहीं बताने की, सब पता है। वो जिस वक्त मैं कहता हूँ ना मिनिस्टर बन गया, एमएलए बन गया, सब अंदाज लगा लेते हैं कि वहाँ बने। तो लगता है ये बहुत गहरी चोट थी जिससे उभरने के लिए एक बहुत बड़ा समय लगेगा अभी। यो एक दिन वो कवाली थोड़ा ही 1.5-2 महीने से शुरू हो रहा था,
किसी को रेल में पीट दिया, किसी को सफ़र में पीट दिया, किसी को बस में पीट दिया, किसी की दाढ़ी फाड़ दी, किसी की टोपी उतार दी। ये तो माहौल बिगाड़ा जा रहा था। मतलब समाजवादी की सरकार रहते हुए समाजवादी की सरकार नहीं थी, मुसलमान ही पिट रहा था है जी। हाँ, समाजवादी की थी। हाँ, जब उस जमाने में उससे में चल रहा था। तो मुसलमान ही पिट रहा था समाजवादी में ही। मुसलमान तो हर दौर में पिटा। कौन सा दौर ऐसा जिसमें न पिटा हो? एक दौर बता दो इसमें न पिटा हो। ये अपना यहाँ मुजफ्फरनगर में सन 76 में नसबंदी में गोली चली थी, जब मुसलमान मरे थे। वहाँ जब क्या नाम मलियाना हाशिमपुरा के लड़कों को, नौजवानों को नहर पे खड़े होकर गोली से भून जाता, जब किसकी सरकार थी? रामपुर, उसमें अलीगढ़ में कितनी बार गोलियां चली, कितने लोग मरे। मुरादाबाद में ईद वाले दिन कितने लोग बिछा दिए गए थे, किसकी सरकार थी? आसाम में कितनी बार झगड़ा हुआ, हज़ार लोग मरे, किसकी सरकार थी? आपके सूरत में इतना दंगा हुआ, किसकी सरकार थी? सन 92 में किसकी सरकार थी वो महाराष्ट्र में? तो हर दौर में मुसलमान मरा है। तो लेकिन आपसे सवाल नहीं पूछेगी आने वाली पीढ़ी क्या कि आप समाजवादी में हो रहे थे, मुसलमान पिट रहा था, दंगा हो गया? छोड़ तो दी थी समाजवादी, छोड़ दी थी इसी वजह से। बसपा में चले गए थे, बसपा में चले गए थे। यही कारण था छोड़ने का? भाई, और जब हमारे सामने पिट रहे हैं लोग, मर रहे हैं, हम क्या करते? तो आपको क्या हमने देखा वहाँ के मस्जिदें वीरान हो गई, कई हजार लोग पलायन कर गए। ऐसा हुआ? कैराना का पलायन बता मैं। अरे पलायन तो कुटबा कुटबी में हुआ, पलायन तो मोहम्मदपुर रायसिंह में हुआ, पलायन तो 1800 वोट थे इसमें, क्या नाम अपने लिसाड़ में, एक भी नहीं है। पलायन तो 700 वोट थे, लाख में एक भी नहीं है। बावड़ी में 550 वोट थे, कितने हैं वहाँ? पलायन तो इसे कहें। पलायन वहाँ 1400 वोट थे, इसमें काकड़े में वहाँ एक भी नहीं है, इसे कहें पलायन। तो लेकिन बोल तो नहीं सकते, कह तो नहीं सकते, समझ रहे ना? हम कहें हमारा नुकसान बनता है, और दूसरे कहें तो उनका फायदा बनता है। राजनीति का खेल है। लेकिन आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान जिस तरह से वोट देता है, हमेशा से देता है, आज भी बहुत बड़ा नंबर समाजवादी पार्टी को वोट देता है मुसलमानों का, फायदा नहीं मिला कभी कोई? देखिए साहब, आज ये खुल के बात कह दूं कि हमारा हिंदू भाई बीजेपी में कुछ लोगों को, कुछ लोग उन्हें अंधभक्त बता रहे, कुछ हैं परसेंटेज ऐसी। भाई उन अंधभक्तों के लिए काम तो किया जा रहा। उन्हें खुश करने के लिए 370 हटा दी गई, उन्हें खुश करने के लिए 3 तलाक पे कानून लाया गया, उन्हें खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड पे कानून लाया जा रहा, उन्हें खुश करने के लिए तमाम वो लाई जा रही सीए फला ढीमका। तो वो खुश होके वोट दे रहे हैं, उनको खुश किया जा रहा है। हमारे वाले, हमें समझ में नहीं आया, हमारे वालों में जो अंधभक्ति हो रही है, वो एक काम तो बता दे कि आपको खुश करने के लिए वो काम हो रहा। बस हमारे ऐसा नहीं है कि उधर ही अंधभक्ति है, हमारे वाले उनसे भी ज्यादा अंधभक्त है। मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली तो चलवाई थी जी, मुलायम सिंह ने जी जी गोली चलवाई तो थी संविधान में गोली तो हमेशा चलती आई भाई। गोली का मैंने आपको अभी बताया, अलीगढ़ बताया आपको, मैंने मेरठ बताया आपको, मैंने सूरत बताया आपको, आसाम बताया। क्या स्पेशल तौर से गोली का जिक्र से उसी का होगा? जो ये तो असंवैधानिक थी गोली चलाना। मुलायम सिंह ने तो संविधान की रक्षा की थी। भाई कोई चीज़ को ये अंदेशा है कि से ये कानून वर्जी कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। तो मुलायम सिंह तो चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह कौन थे? जाहिर है हिंदू थे। अधिकारी जो थे वहाँ वो भी हिंदू साहिबानी थे, तो उन्होंने चलाई ये गोली। इसमें मुसलमानों का कसूर आ गया। तो जैसे आपने कहा सीए आ रहा है, 3 तलाक आ रहा है, हाँ जी।
ये बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए तो है। मुलायम सिंह का वोटर तो मुसलमान हमेशा से था, उनको खुश करने के लिए गोली चलवा दी। कौन सी? आज चली थी वो गोली? अब फिलहाल की बात कर रहा हूँ, जो फिलहाल है। तो ये तो बहुत आप पुरानी बात पे ले गए। ये तो आप 90-89 की बात कर रहे, 90 की। हाँ, तो आप 90 को कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी फैमिली काफी पढ़ी लिखी फैमिली है। मुलायम सिंह जी की इतनी अंधभक्ति कहाँ थी? आपकी फैमिली तो काफी पढ़ी लिखी फैमिली है। नहीं, आपने बताया CAA 370 3 तलाक, इसमें तो पूरे देश को फायदा होगा ना। अगर 370 हटता है तो पूरे देश को फायदा होता है। अगर मैं मसला ये नहीं कह रहा किसको फायदा और किसको नुकसान, मैं कह रहा खुश करने के लिए। 370 तो पहले भी थी, 370 तो 5 साल पहले भी बीजेपी की हुकूमत रहेगी, तब क्यों नहीं हटा दी? अब क्यों हटाई? बैठते हटा देते अगर गलत था। 5 साल मोदी जी ने 14 से 19 तक तो नहीं हटाया। लेकिन उनके एजेंडा में तो था क्या कि हम एजेंडे में था, तो क्यों नहीं एजेंडे को उसी दिन पूरा किया? एजेंडा का मतलब है बैठते ही कानून, उनके एजेंडे बैठते अमल। ये भी था उनके एजेंडा में। राम मंदिर भी था। पहले विपक्ष पूछता था मंदिर वहीं बनाएंगे। देखिए साहब, जब जो मामला कोर्ट में चल रहा हो उसको आप एजेंडे में कैसे ले सकें? मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट जो तय कर दे उसके बाद ही तो तय होगा कि भाई हम ये करेंगे। और जब तक कोर्ट में मामला तो फिर कैसे कर देंगे? गलत है ना वो तो। मैं कोई चीज़ कोर्ट में चल रही है और मैं उसको कहने लगूँ मैं फर्श होगा उस पर कब्जा करूँगा, तो मेरी बात गलत है ना? बिल्कुल। तो कोर्ट तय कर दे, उसके बाद में देखो कोर्ट मेरे हक में तय कर दे, फिर मैं पुलिस के जरिए उस कानून के जरिए कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर के हक में और बना भी हुआ। हाँ, वो कोर्ट ने फैसला दिया तो हमने क्या किया? उस पर कोई प्रदर्शन किया, कोई डिमोन्स्ट्रेशन हुआ, कुछ हुआ? हमने तो कोर्ट का आदेश को पालन किया, स्वागत किया, माना। ठीक है, कोर्ट ने जो भी फैसला दे दिया वो हमारे लिए मान्य है। कोर्ट के तो हम आज भी पक्षधर हैं। अब आगे की राजनीति कैसे देख रहे हैं? आगे की राजनीति तो अब बिहार से पता लगा क्या होना। जो ये वोट चोरी वाला राहुल गांधी उठा रहे हैं जी कि वोट चोरी हो गया, लगता है कि अब ये तो उन्हें पता होगा, मुझे तो ज्यादा जानकारी उसकी है नहीं, मैं तो कर्नाटक गया नहीं। ये तो राहुल जी बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या है, उन पर पूरी वो है रिपोर्ट। अमीर जी, आपने रिपोर्ट हमने उस समय से राजनीति की है जब पूरे के पूरे बूथ के बूथ की जगह एक जगह थप्पा मार देते थे। जी, ये सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता। होता था। गांव के गांव का थप्पा लगता था। एक आदमी की चाह जिसने ना वहां पे किसी को वोट डालने दिया जाता था। 10 आदमी जाते थे बूथ पे, थप्पा मारते थे सबका और वोट डाल देते थे। ऐसा होता था। होता था। अब तो नहीं होता है। अब नहीं होता। तो वोट चोरी तो वो होती थी। अब पहले पे कहाँ जा रहे हैं आप? अब क्या हालात पे हो रही ना बात, तो ना तो पहले जब राहुल गांधी थे ना जब मोदी जी थे। परिवार थे, उनकी दादी थी, उनके पापा थे, मैं बुरा हूँ, उनके नाना, मैं बुरा हूँ, तो मेरी औलाद को क्यों उसका मिल रहा दोष? मैंने बुरा किया, पिछले कौन क्या कर गया? अब तो बहुत नई जनरेशन है, नए लोग हैं, नई बात होनी चाहिए। अब पुरानी बातों को अगर हम उठाएंगे तो फिर तो वहीं चले जाना है जब से दुनिया आबाद हुई। नहीं, ये दौर तो 2005-7 तक भी रहा, थप्पे वाला दौर 10 तक भी रहा ये दौर। जी, वो तो था ही साहब, जिसका जहां जोर था वो ही कर लेता था। मैंने पहली बार जहां जोर था तो शेषन साहब आए, उन्होंने ये तब्दील किया, किसी सरकार ने नहीं किया। भाई शेषन जब वो बन के आए इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने ये चेंज किया, थप्पेबाजी नहीं होगी किसी कीमत पे भी। उन्होंने ऑब्जर्वर भेजने शुरू करे, उनकी देख रेख में इलेक्शन हुए। पहले कलेक्टर की देख रेख में होता था, फिर ऑब्जर्वर वो यहाँ का नहीं होता था, दूसरी स्टेट का होता था, वो दबाव में नहीं काम करता था। और यहाँ जो अधिकारी होते हैं प्रदेश के, वो सरकार के दबाव में काम करते हैं। ये फर्क है। तो जब नए ऑब्जर्वर आए, नए उसमें वो इलेक्शन हुआ, तो जाहिर है वो फिर ठप्पेबाजी और जो भी कुछ थे वो बंद हुआ। जितने लोग आपके बारे में जानते हैं उनको पता है कि आप किस तरह से अपना चुनाव मैनेजमेंट करते हैं। बूथ टू बूथ आपकी जो लोगों तक पकड़ है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। और जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो उसका हर बूथ पे एक एजेंट होता है, वो चेक करता है, बैठता है वहाँ पे। पहले के दौर में बैठता था, आज के दौर में भी बैठता है। वो देखता है कहीं यहाँ पे गलत काम तो नहीं हो जाए। क्या संभव है, मतलब कि जब हर एजेंट के पास वोटर लिस्ट होती है, सारी चीज़ें होती हैं,
तो इस तरह का वोट चोरी होना संभव है, क्योंकि एक भी एजेंट के यहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो बवाल हो जाता है उसी बूथ पे। और वोट का मामला ऐसा है कि एक एक वोट के लिए आदमी मरने मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। जी जी। तो संभव है इस तरह की चीजें। देखिए उस ज़माने में तो एजेंट बेचारा इकला रहता है, और वो अब तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि वोट फर्जी बनना, पढ़ना, मशीनों से पढ़ने पे जब सभी को एतराज़ है, हर विपक्ष को एतराज़ है मशीन से वोट डालने का, तो बैलेट करा दिया जाए, क्या दिक्कत है। अब उन्हें शक है, वो शक को ख़त्म कर दिया जाए ना। बैलेट से लगता है जो पिछड़े समाज के लोग हैं आज भी वोट डाल पाएंगे अपने? क्यों इसमें नहीं डालते? इसमें भी नहीं मार सकते ठप्पा, इसमें नहीं बटन नहीं दे तो बना खड़े हो गए, वो तो उससे तो आसान है। तो आज भी छिपा हुआ है, फिर बैलेट पे थप्पा मारना है, सारी कुछ नहीं, तो बस पलटता रहे, मारता रहे, उसमें भी ये आसान है मशीन से। अगर कोई जबरदस्ती कुछ होना है, वो हो तो ही नहीं वैसे जबरदस्ती। आपने मुलायम जी का भी राज देखा, मायावती जी का भी देखा, फिर अखिलेश जी का देखा, और अब योगी जी का भी देख रहे हैं। तो क्या आपको लगा किस राज्य में किस तरह की चीजें बदलती चली गई? देखिए जो भी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अपने राज्य को सही चलाया। मायावती जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा चलाया। अपना योगी जी हैं, ये भी बहुत अच्छा चला रहे। और भाई अखिलेश जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, उन्होंने भी अच्छा चला रहे। सब अपने तरीके से अच्छा ही करते हैं, जनहित में फैसले लेते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। मुलायम जी और अखिलेश में दोनों को अगर देखा जाए पैरेलल करके, तो ज़्यादा बढ़िया कौन रहा यूपी के लिए? अब जाहिर है मैं तो मुलायम सिंह जी का ही नाम लूँगा। मुलायम सिंह जी हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, और उनको हमने खूब परखा, देखा, बड़ी इज्जत देते थे हमें। हालांकि इज्जत अखिलेश जी भी देते हैं, लेकिन यह है कि वो मुलायम सिंह जी भी, उनका नाम ही धरती पुत्र कहलाया है। तो अखिलेश जी की जो सरकार रही उसमें आपको लगा कि कुछ और बेहतर हो सकता था कुछ चीजें? देखिए जिस दिन सन 12 में अखिलेश जी की सरकार बनी तो मुझे 27 साल राजनीति में हो चुके थे। समझ रहे हो आप? 27 साल मुझे राजनीति में हो चुके थे। मैंने इतना विकास जितना अखिलेश जी की सरकार में हुआ आज तक किसी चीफ मिनिस्टर के दौर में इतना विकास होते नहीं देखा। क्योंकि हमारा बेटा नवाज आलम एमएलए था, तो हमने देखा है कि उसने 3000 करोड़ रुपए का काम बुढ़ाना क्षेत्र में कराया। पानी की टंकी, 89 गांव, लोहिया में पुल, सड़क, स्कूल, ITI, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बहुत कुछ कराया। तो वो कोई नवाजी से अपने घर से तो ले नहीं आया था। बिल्कुल जाहिर है अखिलेश जी की सरकार थी, उनसे मदद मिली और नवाजी ने काम कराया। तो आपको लगता है कि आपके बेटे भी आपकी तरह आगे काम कर पाए जिस तरह? हमारे से ज्यादा अच्छा काम करता है वो तो, हमारे ज्यादा मेहनती है, हमारे से ज्यादा उसमें गुण है। हम तो हो सके अवगुण के भी मालिक हूँ, वो एक अवगुण का भी मालिक नहीं, वो गुणी गुणों का मालिक है। लेकिन फिर पार्टी बदलने का दौर शुरू हो गया। पार्टी तो सभी बदले हैं, पार्टी तो नेताओं को भी तो चाहिए जिससे जो वादा करे उसको पूरा करें, या पार्टी वाले कार्यकर्ता पे वो है। भाई कार्यकर्ताओं पे निकाल दियो शब्द, कार्यकर्ताओं पे थोड़ा ही है, तो नेताओं पे भी तो है। आप वादा करके लेते हो, आओ जिले के मालिक रहोगे, दोनों पार्लियामेंट, नो असेंबली आप बांटोगे, अपने टिकट में रुला दो, तो वो क्या करेगा बेचारा? है क्यों वादे करते हो? बिल्कुल अपने गिरबान में भी तो झांको। हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और हमें फख्र है कि हमने धोखे खाए हैं, दिया नहीं। जिस लोकदल से आपने और सुनिए, अभी नहीं, अगर कोई भी पार्टी हमें बेइज्जत करने की कोशिश करेगी, अपने वादों पर खरा नहीं उतरेगी, हमें छोड़ने में देर नहीं लगेगी। क्यों गुलाम है हम? क्यों करते हो वादे? क्यों लेते हो बड़ी बड़ी बातें करके, और फिर क्यों उसके साथ में आप अन्याय करते हो? नहीं होना चाहिए, मेरे साथ नहीं बल्कि किसी भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उतना वादा करो जितना निभा सको, नहीं निभा सकते तो मत वादा कीजिए। कार्यकर्ता का दिल टूटता है, वो परेशान होता है कि मेरा भविष्य डर गया, मैं पता नहीं क्या होगा मेरी इस पार्टी में, तो फिर सोचता है वो, कुछ मजबूर होता है।
उसे मजबूर मत कीजिए यार। हर आदमी पार्टी बदल देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। अरे पार्टी तो नेताओं को देख लो, रोज गठबंधन नए नए करें, नई नई पार्टी बनावे, वे कहाँ सही है। एक बेचारे कार्यकर्ता पे पड़े गुस्सा, सब पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ दें, दल बदलू है, ऐसा कोई वो आदमी दल बदलता है जिसकी में ताकत हो, और जिसके अंदर नहीं ताकत नहीं होती, जिसका कोई फॉलोइंग नहीं होती, वो पड़ा ही रहे बेचारा, कहाँ जाएगा, कौन पूछ रहा उसे, एक ही जगह रह जाता है, वो तो एक ही जगह रह जाता है। और ऐसा जिसमें ताकत है, एक नेता बताओ जिसने पार्टी ना बदली हो, सब बदलते हैं। जिस लोकदल से आप शुरू हुए, हर आदमी सोचता है कि भाई मेरा जहाँ भविष्य में मारूं, मुझे जहाँ इज्जत मिले मारूं। लोकदल से आप शुरू हुए, फिर लोकदल में आप आखिरी के समय में रहे, फिर वहां से भी बदल दिया आपने। क्यों बदल दिया पता? आपको तो पता होगा, बता दीजिए आप। नहीं मैं क्यों बता दूं, आपको पता है, आप साथ रहे हो उस जमाने में, आपने बहुत लोगों को इंटरव्यू लिए हैं, आपको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि 7 साल हमसे खिदमत कराई और बेटे को हमारे शून्य पे छोड़ दिया। क्या करते? आगे भी उम्मीद नहीं थी, आगे भी तो उम्मीद नहीं थी। आपको तो बहुत इज्जत मिली पार्टी में, इतना बड़ा पद मुझे मिला। तो मैं तो आसमान में बैठ गया था जाके इतना बड़ा पद तो इज्जत थी कहाँ जो मिलती है, कहीं होती तो इज्जत जब भी तो मिलती है। हम भी दूसरों के रहमो करम पे थे, हम भी दूसरे की पैसा के जो लगा के अपना कुछ एमएलए निकाल पाए। जिस दिन आया था तो शून्य थी, एक भी एमएलए नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, 10% हमारे चौधरी साहिबान थे। और उसके बाद जिस दिन आ गया था, और उसके बाद देख लो क्या हालात बने थे। तबस्सुम हसन 6 महीने में चुनाव लड़ी थी, जीती थी, मुसलमान भी और चौधरी साहिबान भी इकट्ठे होकर वोट दी थी। माहौल बना था, खाई को पार्टी थी हमने, जो दोनों के बीच में थी। बतेरी कोशिश करी हमने खाई पाटने की, आपस में इत्तेफाक की, लेकिन हमारी खाई पाटना, हमारा आपस में इत्तेफाक लोगों को पसंद नहीं आया। धोखा होता रहा है, लोगों को पसंद ही नहीं आया। लोगों को वही हो गया, तेरा तेरा तेरा, क्या तेरा यार। अमीर आलम जैसे आदमी को अगर आप इसमें शामिल कर दोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बाकी रहने का, फिर तो कोई वफादार ही नहीं रहने का। फिर तो आदमी कोई, मेरे ख्यालात क्या हैं, मेरी सोच क्या है, कोई कह सकता है? कोई आज इस दौर में चंद लोग मिलेंगे जो कह दें कि एक नया पैसा जिंदगी का मेरे घर पे हराम का पहुंचा तो लानते 1000 मुझ पे। है कोई कहने वाला? ये कह नहीं सकता। चरित्र के बारे में कह सकता हो कोई? लोगों को साथ में खुश अखलाकी ना दिखाई हो, बदतमीजी की हो, खिदमत ना की हो। लेकिन दुनिया है जो अब वो फेसबुक और उस पे क्या नाम कमेंट डाल लो, जहाँ जो पैदा भी नहीं हुए वे भी कमेंट डाल रहे, जो मुझे जानते नहीं वे भी कमेंट डाल रहे। बस डालने की आदत है, वोट पता नहीं कहाँ देगा, गाली किसको दे रहा, मुझे इसको दूसरे दे रहे, मैं भी दे रहा, ये हालत है। लेकिन लगता है कि ये जयंत चौधरी का फैसला तो वही बता सकेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। आपने बातचीत करने की कोशिश नहीं की? मैंने कभी बात नहीं की, बस वो उधर चले गए थे, हमारा अपना अलग हो गई थी। उनकी तरफ से भी कोई संपर्क करने की कोशिश ना नहीं? ना ना, उन्हें जरूरत, वो संपर्क क्या करते, वो बेचारे वो भी मजबूर थे, मैं उनकी कमी नहीं निकाल रहा, वो भी मजबूर थे। अब दोबारा अगर वहां से वापस आ जाए वो कौन? जयंत चौधरी? मेरे ख्याल में तो नहीं, अब वही नहीं करना चाहिए काम, यहाँ आने के बाद तो कोई फायदा नहीं उठा पाने कहीं भी जाके। फायदा तो उठाया था ना, इतने एमएलए तो मिल गए जीरो। बस वो मिल गए थे, अब शायद वो बात जो बात थी एक वो, अब शायद वो नहीं बन पाए, मेरी ऐसी सोच है, बाकी वक्त है। अब आप आजाद समाज पार्टी में हैं? जी, मैं आजाद समाज पार्टी। तो वहाँ क्या भविष्य देखते हैं? मैं तो साहब एक मिशन के तहत आया हूँ। कैसा मिशन? मिशन है कि जो दबे कुचले लोग हैं वो उठें, और वो उठ के इकट्ठे हों, और इकट्ठे हो गए ये जो चंद लोग इस देश पे राज कर रहे हैं उनको उससे अलग करें, और जिनकी गिनती ज़्यादा है, जिनकी तादाद ज़्यादा है, वो इस देश को संभाल लें।
दबे कुचले से मतलब आपका समझा नहीं मैं। ना आप समझने के आप समझने के नहीं, आप खोल के मतलब तय करके आए कि खोल के बात करूं। नहीं, वो नहीं मैं बताऊंगा। दबे कुचले सब जानते हैं आप कौन हो दबे कुचले। आप नहीं है उसमें, आप नहीं है दबे नहीं, कुचले। अगर आप खोल के बताएंगे तो ज्यादा नहीं, अच्छा आप दबे लगेगा। कुचले नहीं है, मैं बता तो रहा, आप नहीं हो बस उसमें हम है। मुसलमान है? हाँ, मुसलमान है, मैं मुसलमान है, दलित है, पिछड़े हैं, उसमें आपकी भी बिरादरी के बहुत लोग हैं, आप नहीं है उसमें। उसमें हर बिरादरी के लोग हैं, दबे हुए हैं, इनके कुछ हाथ ही नहीं लगा आज तक। एक IAS का लड़का IAS बन रहा, एक IPS का लड़का IPS बन रहा, एक राजनीतिक आदमी का लड़का MLA बन रहा, MP बन रहा, एक का घर में न जाने कितने कितने बन रहे, बाहर जाने नहीं देना चाहते। अभी वो जतिन राज मांझी क्या नाम है उनका, बिहार में, उन्होंने 6 सीटें मिली, उन्होंने 6 के 6 रिश्तेदारों को बांट दी, जरूरत ही नहीं किसी की समझे। और वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हाँ जी, उन्होंने सोचा भाई हम दबे कुछ लें, हम यहीं से ही अपना कुछ 6 लोगों को उभार दो। बहुत मतलब अगर कोई दलित से भी पिछड़े हैं हाँ। तो जीतन राम मांझी वहां से आते हैं। जी। अब मुख्यमंत्री रहे जी। समाज ने, जनता ने मौका दिया अपने समाज को उभारने का, लेकिन उन्होंने अपना ही घर उभारना। हाँ, घर उभारना तो शुरू कर कैसे दिया। उभरेंगे आलम साहब लोग ऐसे? बस लगे हुए हैं लोग, जो सोचे जो कुछ मिला हमें मिला। अब बहन जी को कोई दलित मिला ही नहीं इस देश में, अपना ही भतीजा, दूसरों को गाली, अपनों को सुख। दूसरा कोई इस काम को करे तो गाली कि वंशवाद है, और अपने भतीजों को लाओगे साहब ये रहेगा मेरे बाद, ये मेरा वारिस। सोशल मीडिया भी आप देखते होंगे, आप बता रहे हैं फेसबुक हाँ, मैं देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ। आजकल जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, चंद्रशेखर जी, उन पर एक लड़की आरोप लगा रही है। आरोप तो यहाँ के बड़े बड़े लोगों तक उन्होंने अपने साझे किए हैं। देखिए, बड़े बड़े लोगों पे आरोप लगा है, और जिस वक्त वो पहली रात उनसे कोई बात हुई होगी, उस दिन क्यों नहीं थाने में जाके खड़ी हो गई है? आप कहती हो मेरे साथ मुस्तकिल ही काम चलता रहा है, तो आप पहली बार क्यों नहीं थाने में चली गई? इसका मतलब साफ है कि आप कहीं से स्पॉन्सर्ड हो और आप किसी को इल्जाम लगा के खराब करना चाहती हो, उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हो। वो खुद कहती हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी का एजेंट है, मायावती जी को गिराना चाहता है। अच्छा, अब उनके कहने से तो एजेंट नहीं बनेंगे। मायावती जी के बारे में अगर कहा जा, क्यों तारीफ हुई साहब वहां मीटिंग में इतनी, विपक्ष वालों पर हल्ला और सरकार की तारीफ, तो इससे क्या अंदाजा लगाएंगे आप? तो भाई सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, विपक्ष का राज भी डर रहा। आप भी डरे? नहीं, हम तो बहुत कमजोर लोग हैं, हम तो आपसे ही डरे, उससे तो सरकार है। वो तो नहीं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, हम तो आपसे ही डरे, वो तो सरकार है। किस बात का डर लग रहा है? कमजोर बहुत है ना हम लोग, मुसलमान है इसलिए। हाँ, बहरहाल जो हालात चल रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, कितनी मॉब लिंचिंग हो रही, कितने लोगों की पिटाई हो रही, बेवजह मार रहे, 3 आदमियों को 4 आदमियों को पकड़ो, कह दो साहब इन पे तो 4 छुरी मिली, वो कैसे करने जा रहे थे, और पीट दो, ऐसा कर दो, अधमरे कर दो। तो ये सारी चीजें हो रही है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेरा हिंदुस्तान बहुत बढ़िया हिंदुस्तान है, बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान है। ये जो एक गुलदस्ता है, इसमें हर चमन का फूल है, उस चमन के फूल को सजा के रखे हैं। ये तो शुक्र है मेरे ऊपर वाले का कि हमारे आज भी हमारे बिरादरान वतन, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, 50% आज भी बीजेपी से लेता है। जितना हिंदू इस देश में है, उसका 50% से ज्यादा बड़ा हिस्सा आज भी बीजेपी के खिलाफ है, वो भी हमसे ज्यादा सेकुलर है। लेकिन ये भी एक सच है कि बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के पीछे लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, वो पूरी मुसलमान थी। कहाँ पे?
कश्मीर में? कश्मीर के तो मैटर अलहदा है, मुद्दे अलहदा है, वो अलहदा मैटर है। नहीं, मैं वो उसके भारत बारे का ही में मुसलमान है, वो भी है जी? वो भी तो मुसलमान भारत का है। नहीं, मसला ये नहीं है कि वो किसके पीछे इकट्ठे, मैंने तो कभी सुना नहीं, आपसे सुना मुझे। कौन कौन बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई कौन थी। है, ये किसका नाम लिया आपने? बुरहान मुझे वानी एक आतंकवादी था कश्मीर में, मुझे नहीं जानकारी उसकी कोई। जो मुझे भारत के खिलाफ जब तक कश्मीर। मैंने सुना नहीं उसका नाम, मैंने भीड़ नहीं देखी, तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ? मैंने नहीं देखा ना, मैंने उसको नाम भी पहली बार आपसे सुन रहा। अभी की मॉडर्न राजनीति जो हो गई है, इसमें कैराना से सांसद बनी एक लड़की इकरा हसन, और हिंदू वोट पाकर सांसद बनी, केवल बिल्कुल। मुसलमान से नहीं बन सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं किसी- पहले कह रहा था आपसे, किसी भी कंडीशन में नहीं बन बन सकती थी। सकती थी। और उनका एक वीडियो अब वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे मुल्ली कहा, मुझे आतंकवादी कहा, और वो रो दी। जी जी। तो इस दौर को आप कैसे देखते क्यों वो मजबूर हुई ऐसी बात कहने के लिए? क्यों उसके दिल को इतनी ठेस पहुंची कि वो रोई है और ये कहा मुल्ली का या आतंकवादी का? बहरहाल, अगर मैंने तो वो उसका नहीं इसका तो सुना है, इकरा हसन का, लेकिन जिसने कहा है वो मैंने नहीं सुना। मुझे नहीं पता कौन कह रहा, क्या कह रहा, लेकिन अगर ऐसा कह रहा तो गलत है। वो लड़की पढ़ी लिखी है, हिजाबदार है, कभी सर से दुपट्टा तक नहीं उतारती, मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, पार्लियामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, पार्लियामेंट के बाहर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। तो जाहिर है पार्टी हमारी अलहदा हो सकती है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ गलत है वो गलत कही जाएगी। हम किसी भी पार्टी में रहें, तो इकरा हसन हमारे बहरहाल बच्ची की तरह के है, मनव्वर हसन हमारा छोटा भाई था, आज वो नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ इकरा हसन नहीं, मैं बैठा हूँ 85 में, अगर मुझे 50,000 वोट मिले तो उनमें से 25,000 हिंदू थे, और अगर मैं 89 में मीरापुर से लड़ा हूँ तो मुझे 52,000 वोट मिले थे, जिसमें 27,000 मुसलमान थे और 28,000 26,000 मुझे हिंदू वोट थे। मैं पार्लियामेंट लड़ा हूँ, मुझे 85,000 मुसलमान मिला और 1.25 लाख मुझे हिंदू मिला। तो मुझे तो आज तक मेजोरिटी हिंदुओं की मिलती आई। बगैर हिंदू वोट के कोई मुसलमान जीत नहीं सकता। सांप्रदायिक झगड़ों में हमेशा मुसलमान का नुकसान होता है, और जो जिन लोगों का फ़ायदा दूसरों लोगों को होता है, लेकिन वो इसको हवा देते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ लोग उठा लेंगे। मेरा तो नुकसान हुआ, सबसे बड़ा नुकसान तो 13 के दंगों का मेरा हुआ ना, किसी का भी नहीं हुआ। और एक बेगुनाह आदमी को आप ऐसे लपेट दो, अब जाहिर है मैं क्या कह सकूँ इस बारे में। मैं तो ऐसा अहिंसात्मक आदमी हूँ कि किसी के कोई एक उंगली भी मारे तो मैं सोचता हूँ कि यार इंसान को तो इंसान से मोहब्बत करने के लिए ऊपर वाले ने भेजा, उंगली मारने के लिए थोड़ा ही भेजा। और कत्लो गारत तो मैं कोई एक बच्चा अगर कोई टीचर पीटती हो मेरे से वही नहीं देखा जाता। इकरा हसन का ये वीडियो वायरल होने के बाद वो भावुक हुई, वो वीडियो खूब वायरल हो गया। फिर लोगों ने उनके भाई नाहिद हसन का पुराना वीडियो निकालना शुरू किया। एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि मायावती भी कवारी है और मोदी भी कवारा है, ये उसकी गोद में बैठ गई जाके। नहीं, अगर उसने देखिए, मैंने नहीं सुना नाहिद हसन का ये बयान। अगर नाहिद हसन ने ये बात की है तो मैं तो उसे भी कंडेम करता हूँ, बुरा कहता हूँ, गलत बात है। नाहिद हसन को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, अगर कहा है तो बहुत बुरा है। क्योंकि एक रोड साइड चलता हुआ लड़का कुछ कहता है और एक चुना हुआ विधायक कुछ कहता है। नहीं, गलत बात है, नहीं कहना चाहिए। अगर कहा है, मुझे नहीं जानकारी है, अगर कहा है आप कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे, वो गलत। उससे पहले भी एक वीडियो उनका वायरल हुआ था कि इन भाजपा वालों से कुछ दिन सामान लेना बंद कर दो, वो भी गलत है। क्योंकि भाजपा वाले जरूर हैं, लेकिन है तो कैराना के ही लोग। वो भी गलत है। हो सकता है एक्शन के रिएक्शन में आ गया हो। बहुत जगह कहा जाकर मुसलमानों को गलियों में ना घुसने दो, इनसे सब्जी ना खरीदो, इनसे फ्रूट ना खरीदो, इन्हें दौड़ाओ, और बाकायदा फेसबुक पे दिखाते भी हो 7 साल पहले का वीडियो, ओ भागो यहाँ से, यहाँ क्यों बेच रहे हो। नहीं, इसमें कोरोना से पहले कोरोना में भगाए गए। अभी भी हरियाणा में मैं देख रहा था, वहां से भगाए गए, उनके वो उजाड़े गए। तो उस रिएक्शन में कह दिया तो नहीं कहना चाहिए था, वो भी गलत बात है। क्योंकि लोग भाजपा के हैं, लेकिन रहने वाले तो यहीं के ही हैं। वही लोग हैं जिन्होंने आपको कभी चुना था। बिल्कुल। नाहिद के जो
पिताजी थे उनको चुना था, उनकी माँ को चुना था। 27 में क्या देख रहे हैं, किस तरह का रुख रहने वाला है? देखिए साहब, बिहार के इलेक्शन से कुछ क्लियर होगा। अगर बिहार में पिक्चर क्लियर होगी, बिहार में इलेक्शन अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो यूपी में भी विपक्ष की सरकार बनेगी। तो बिहार में हार गए तो यहाँ भी हार जाएंगे। बस फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा मामला। वहां से माहौल बनता बात आएगा। नवाजिश जी भुड़ाना से ही और लड़ेंगे? अगर ये बता रहा हूं मैं, अगर बिहार हारे, विपक्ष सरकार जीतती तो यहाँ भी जीतेगी, और यहाँ जीतती तो फिर भाई 29 में भी जीतेगी विपक्षी। विपक्ष इंडिया गठबंधन। बिहार और यूपी जिसके हाथ लग जाता है सरकार, फिर उसकी बनती है। बड़े स्टेट हैं दोनों। बड़े स्टेट। फिर बंगाल लग जाता है। नहीं, बंगाल अलग है, वहाँ इनका कुछ नहीं है। तमिलनाडु बड़ा है, वहाँ कुछ नहीं है। महाराष्ट्र बड़ा है, वहाँ भी बहरहाल जाहिर बीजेपी कम सीटें हैं एमपी में तो। लेकिन ये भी अमीर आलम जी बहुत बड़ा सच है, देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस देश के 5 बड़े राज्यों से गायब है। बिहार में गायब है, उत्तर प्रदेश में गायब है, तमिलनाडु में गायब है, पश्चिम बंगाल में गायब है। बात आप जो भी कह रहे हो गायब है। अब ये जो है अपना दोनों बड़ी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस जो प्रियंका जी है और राहुल जी है, लगे हुए हैं, अपना लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। माहौल बनते हुए क्या देर लगे। बहन मायावती जी कई इलेक्शन तक तो फेल रही, और उसके बाद में 4 बार मुख्यमंत्री रही। और चीज जाने के देर नहीं लगती, आती बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, धीरे धीरे आएगी। आप 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में कई पीढ़ियां लगा दोगे। बिल्कुल। और जिस बार खर्चे पाओगे तो 10 करोड़ आप 10 दिन में खर्च कर दोगे। बिल्कुल। फिर उसे इकट्ठा करना, फिर 10 करोड़ वापस लेने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। थाना भवन पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। सुरेश राणा यहाँ से विधायक रहे और मंत्री भी रहे, और उनका कहना है कि यहाँ पे हजारों करोड़ के काम उन्होंने कराए, 2200-2500 करोड़ के काम उन्होंने कराए। आपने भी करीब से देखा होगा, कितने कारगर रहे सुरेश राणा यहाँ के लिए, कितने? बस वो तो असल में ऐसा है, ये जनता जनार्दन है। जो चिकन खाने वाले लोग हैं वो रोज चिकन नहीं खा सकते, उन्हें दाल गोभी तबीयत चाहती है। तो जायका बदलने की लोगों की वो रहती है। तो अब सुरेश राणा ने इसमें कोई राय नहीं, ज़्यादा लोगों को लड़ाए भी नहीं, ज़्यादा पार्टीबाजी भी नहीं खड़ी करी प्रधानियों में, और उनमें ज़्यादा लड़े वो भी नहीं। हाँ, लेकिन हमारे जो नगर जो है टाउन एरिया, यहाँ पे रोज आए चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन हारे भी यहाँ 2375 वोट से। वो रोज आए, 3 बार आते थे दिन में को यहाँ, क्योंकि जलालाबाद में उनका बस नहीं चल रहा था, थाना भवन में बस नहीं चल रहा था। जो सोचे थे गढ़ी पुख्ता को फतेह कर लो, लेकिन गढ़ी पुख्ता सबसे ज्यादा हारे वो। लेकिन जहाँ तक है सुरेश राणा की बात, उनका तरीका अपने है काम करने के। लेकिन जहाँ तक लोगों को, अशरफ अली खान भी अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं। लोकदल वोट संख्या जहाँ वोट बल जहाँ ज्यादा हो जाएगा वो जीत जाएगा। वोट बल अशरफ खान के साथ ज्यादा हो गया तो जीत गए। लेकिन काम तो रहे सुरेश राणा के भी, आपको लगता है? आपने भी जिस तरह से काम कराए, फिर आगे और लोग आए, फिर काम तो हरियाणा को मैंने सुना है कि वो नाम भूल गया मैं, वो मुख्यमंत्री रहे, क्या नाम था उनका? भजन लाल जी रहे, उससे पहले बंसीलाल जी ने बनाया हरियाणा। बंसीलाल जी ने हरियाणा बनाया, हारे चुनाव कई बार। नरेंद्र तिवारी ने पूरा उत्तरांचल बना दिया था, चुनाव हार गए थे वहां से, पीलीभीत, इससे क्या नाम, नैनीताल से। तो विकास को कौन वोट दे रहा है इस वक्त? जाति और धर्म को वोट। यहाँ तो बिरादरी, जाति, धर्म, बल, वोट संख्या किस पे ज्यादा है किस पे कम है, वो उस हिसाब से जीत हार है। नवाजिश जी का तय है कि भुड़ाना ही लड़ेंगे? जी, नवाजिश भुड़ाना ही इरादा है, पूरी तैयारी है, कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। तीसरे चौथे दिन, दूसरे दिन जा रहा है वहाँ क्षेत्र में, लोगों के बीच में रहते हैं। किसी भी ऐसी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि आपकी पार्टी का गठबंधन हुआ और भुड़ाना सीट हाथ नहीं आई, उसके बाद? भुड़ाना तो खाली है, भुड़ाना तो गठबंधन में किसी पे नहीं है, ना कांग्रेस पे है ना समाजवादी पे है, और ओवैसी से हुआ तो ना ओवैसी जी पे है।
तो बुढ़ाना तय है कि वहाँ से आपको मिल ही जाएगी। नसीब से है। इन केस ऐसा हुआ नहीं मिलती है, जी। इन केस ऐसा हुआ किसी भी सिचुएशन में 1% चांस देखिए, है। मैंने कहा है ना, मैं इज्जत का भूखा हूँ, पदों का भूखा नहीं हूँ। मैं सम्मान का भूखा हूँ। मुझे आदमी मजबूरी बता दे तो मैं उस पर वो करता हूँ फेथ। और अगर कोई बेअकारण बगैर बताए टेलीफोन भी ना उठावे टिकटॉक के टाइम में, तो इसका मतलब इग्नोर किया जा रहा जानबूझ के। और अगर बुला के कहते मेरे सामने ये परेशानी है, दिक्कत है, तो हम कोऑपरेट करने वाले लोग हैं। चलिए आमिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ों के आपने बड़े क्लैरिटी से जवाब दिए, और बहुत कम लोगों से मैं ऐसे मिला हूँ जैसे आप हैं। आपका व्यक्तित्व है। सवाल थोड़े कड़वे जरूर हो सकते हैं लेकिन नहीं, आपके अच्छे सवाल हैं, अच्छे वो हैं बस। चलिए, अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।